आज का हमारा टॉपिक होगा 4.1 जिसका नाम है दी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है उद्योगपति। उद्योगपति का मतलब हो गया छोटा मोटा बिजनेसमैन, है ना। इस प्रकार से जो कि अपना कंपनी अपने से चलाता हो, यानी कि अपना कारोबार वो अपने से देखता हो, काम नहीं करता हो। काम तो यदि उसका अपना है तो वो काम तो करेगा ही करेगा अपना। बेसिकली उसके अंदर में अपना ये क्या हो, अपना कंपनी हो, है ना। और उसके अंदर में बहुत सारे लेबर काम करते हो, वर्कर काम करते हो। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है सिंपल सा हिंदी में उद्योगपति, है ना। मतलब कि थोड़ा बहुत वो बिजनेस में जुड़ा हुआ होगा, इस प्रकार का आदमी। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो दी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स का मतलब हो गया कि शुरुआती दौर में जब हमारे पास अंग्रेजों का कब्जा था, हमारे ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, तो उस समय पे हमारे सामने कौन कौन से उद्योगपति बढ़ चढ़कर ट्रेड कर रहे थे, यानी कि बढ़ चढ़कर अपना व्यापार कर रहे थे। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, शुरुआती दौर वाला, द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। यानी कि हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं इंडिया के शुरुआती उद्योगपति के बारे में, यानी कि उस समय पे कौन ऐसे लोग थे जो कि अपना काम, यानी कि ट्रेड के मामले में अपना काम कर रहा था। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द ब्रिटिश इन इंडिया began exporting opium to China and took tea from China to England। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी करता क्या था भारत में, वो भारत से ओपियम उगवाकर, ओपियम क्या होता है, अफीम, नशीला पदार्थ होता है एक, यानी कि ओपियम का जब आप सेवन करते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आपको नशा आ जाएगा, है ना। ये बेसिकली एक नशीला पदार्थ ही होता है। ठीक है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ओपियम का खेती करवाता था और ये ओपियम एक्सपोर्ट करता था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, किसको, चाइना को, है ना। यानी कि चाइना वाले को पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंजेड़ी बना दिया था समझ रहे बात को। मतलब ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ओपियम उगवाते थे और उसको चाइना को दे देते थे, लो, है ना, खाओ पियो, जब मौज मस्ती करो, मस्त रहो। अब बदले में वो चाइना से क्या लेता था, टी, चाय, और वो चाय लेकर वो कहाँ भेजता था, अपने देश इंग्लैंड भेजता था। समझ रहे बात को। तो चाइना वाला दे रहा है बड़ा मस्त चीज़, और चाइना वाले को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या दे रहा है उससे भी मस्त चीज़ दे रहा है ना, ठीक है, एकदम मगन रहो। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ओपियम उगवाता था और ये ओपियम चाइना को देता था, और चाइना से बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी चाय लेता था, और चाय का डिमांड बहुत ज़्यादा था, कहाँ पर, इंग्लैंड में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मैनी इंडियंस became junior players in this trade, providing finance, procuring supplies and shipping consignment। लेकिन इसी के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना काम कर ही रहा था, लेकिन साइड बाय साइड इस बिजनेस में ना थोड़ा बहुत हमारा इंडिया के भी कुछ कुछ लोग लगे हुए थे। मतलब कि अब देखो, अब ऐसा तो नहीं है ना कि भारत के सारे के जगह, इतना बड़ा भारत है, पूरे भारत में ओपियम अंग्रेज उगवाएगा, ऐसा तो नहीं है। कुछ हमारे ऐसे भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन उस समय पे हुए होंगे जो कि वो भी अपना ओपियम उगवाते होंगे और उस ओपियम को चाइना को देता होगा, और वो बदले में अपना प्रॉफिट लेता होगा, पैसा लेता होगा, चाय नहीं, प्रॉफिट, पैसा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली आप ये जान गए कि हमारे पास, यानी कि भारत में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि ओपियम का खेती करवाते थे और उस ओपियम को चाइना में जाकर बेचते थे, बदले में उनको प्रॉफिट मिलता था। ठीक है ना, आगे। प्रोवाइडिंग फाइनेंस, प्रोक्योरिंग सप्लाईज एंड शिपिंग कंसाइनमेंट, यानी कि वो बहुत तरीके से पैसे इकट्ठा करना, व्यापार करना, है ना, बड़े बड़े जहाज़ों में सामान को लोड कर एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना, इन सारे चीज़ों में भी हमारे भारत के लोग लगे हुए थे। ज़्यादा नहीं था लेकिन कुछ भी तो थे ना, थोड़ा बहुत भी तो थे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हमारे यहाँ पे ब्रिटिश का ही कंट्रोल था, नहीं, हमारे पास भी कुछ भारत में ऐसे लोग थे जो कि अपना काम पीछे से कर रहे थे, यानी कि अपना भी प्रॉफिट ये लोग कमा रहे थे। उसके बाद सम ऑफ दिस बिजनेसमैन हैड विजन्स ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज इन इंडिया। और जो भी उस समय पे छोटे मोटे बिजनेसमैन थे हमारे, उनका ये सपना था कि हमारे भारत में भी क्या हो, इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज सेटअप हो, मतलब कि इंडस्ट्री हमारे भारत में भी लगे, हम लोग भी अपना सामान अपने से बनाए। इस प्रकार का हमारा भी सपना था उस समय पे, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन का सपना था। आगे बढ़ते हैं फिर। इन बंगाल का बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। इन बंगाल द्वारका नाथ टैगोर सेटिंग अप 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज इन दी 1830 एंड 1840, यानी कि 1830 और 1840 के बीच में बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने क्या किया, 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को उन्होंने आपस में मिलाकर एक नया कंपनी बनाया। अब आपको लग रहा होगा कि ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। देखिए, ये मतलब हो गया कि कोई एक क्या है,
सपोज मान लीजिए कि आपके पास क्या है, सपोज मान लीजिए कि क्लास में 6 आदमी है, ठीक है, और छवों का अपना अपना कंपनी है, किसी भी चीज़ का हो सकता है वो, है ना। चलिए मान लीजिए कि क्लास में 6 बच्चे हैं और छवो क्या करता है, अपना छोटा मोटा एक कपड़ा का कंपनी चलाता है छवो, ठीक है ना, लेकिन छवो में से किसी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हमारे सामने बात आएगा, हमारे सामने बात आएगा कि भाई चलो हम छो आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद हम लोग अपना क्या करेंगे, सब आपस में मिल के ट्रेड करेंगे, यानी कि अपने सामानों को बेचेंगे। तो जब अलग अलग कंपनी आपस में मिल जाए, आपस में मिलजुल कर काम करे, उसी को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो जो बंगाल के द्वारका नाथ टैगोर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 अलग अलग कंपनी को अपने में जोड़ लिया और जोड़ने के बाद वो लोग अपना क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे। समझ में आ रहा है बात। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसको हम लोग कहते हैं बेसिकली, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हम लोग बेसिकली उस कंपनी को कहते हैं जो कि आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन करते हैं या फिर अपना फंक्शन जो भी करना होता है वो करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ये उस समय पे 6 अलग अलग कंपनी को अपने आप में मिला लिया था द्वारका नाथ टैगोर ने बंगाल में। ये बात है कब का, 1830 और 1840 का। आगे, इन बॉम्बे पार्सिस लाइक दिनसो पैटेट एंड जमशेदजी नुसरवंजी टाटा हु बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स इन इंडिया। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं बॉम्बे के बारे में। पारसीज, पारसीज मतलब जानते हैं, पारसी हमारा एक छोटा सा कास्ट होता है ना। जैसे हमारे यहाँ पे है ना, यादव है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, राजपूत है, सिंह है, उसके बाद फिर और क्या क्या है, और उसके बाद फिर भूमिहार है, उसके बाद फिर चौधरी है, बनिया है, बहुत अलग अलग प्रकार का हमारा है। उसी प्रकार से हमारा एक यहाँ पे पारसी थे। पारसी में कौन कौन, पारसी भी हमारा क्या छोटा सा कास्ट है। तो पारसी में हमारे कौन कौन थे, दिनसो पैटेट एंड जमशेदजी नुसरवंजी टाटा। इन लोगों ने भी भारत में अपना बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाया, बहुत बड़ा, ठीक है। आगे, इन कलकत्ता, थोड़ा सा हम लोग कलकत्ता का बात कर लेते हैं। सेठ हुकुमचंद, अ मारवाड़ी बिजनेसमैन हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन 1917। बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग कलकत्ता का। कलकत्ता में, और ये कलकत्ता को आज हम लोग क्या कहते हैं, कोलकाता। आज हम लोग कहते हैं कोलकाता, लेकिन पहले हम लोग इसको कलकत्ता कहते थे। तो सेठ हुकुमचंद जी क्या थे, एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, मारवाड़ी थे वो, बेसिकली बिजनेसमैन भी थे, और उन्होंने पहला अपना इंडिया में जूट मिल खोला 1917 में। कहाँ पे खोला होगा, कलकत्ता में खोला होगा, क्योंकि वो कलकत्ता से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। आगे, फादर एज वेल एज ग्रैंड फादर ऑफ जी डी बिरला वेर ऑल्सो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट। फादर के साथ साथ ग्रैंड फादर यानी कि बाप के भी बाप, ये सारे लोग जो जी डी बिरला है, जी डी बिरला के बाप और बाप के भी बाप, जो आप आज देखते हैं ना बिरला ग्रुप कंपनी इंस्टीट्यूट, इस प्रकार से जो आपको देखने को मिलता है, वो उसी समय का देन है ना। तो ये जो आपका है फादर एज वेल एज ग्रैंड फादर ऑफ जी डी बिरला वेर ऑल्सो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जी डी बिरला का पिताजी और पिताजी के भी पिताजी यानी कि जी डी बिरला के दादाजी, ये सभी लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति थे बड़े बड़े। इनके अंडर में बहुत अलग अलग हमारा कारखाना आता था, है ना। आगे, मर्चेंट्स फ्रॉम मद्रास ट्रेडेड विथ बर्मा वाइल अदर हैड लिंक्स विथ मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। देखिए, ये जो मद्रास है आपका, मद्रास बेसिकली आपका समुद्र के किनारे पड़ता है, तो यहाँ से ट्रेड करना बाय सी बहुत ही अच्छे से संभव है ना। तो मद्रास के मर्चेंट्स उस समय पे ट्रेड कहाँ कहाँ से करते थे, बर्मा से, साथ ही साथ वो लोग मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका से। सोचो, अफ्रीका का ट्रेड हमारे कंट्री से हो रहा है उस समय पे, है ना। हमारा कंट्री यानी कि हमारा ट्रेड अफ्रीका से और अफ्रीका का हमारे से इस समय पे हो रहा था ये सब चीज़। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज विच कंट्रोल अ लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी है। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी का मतलब ये हो गया बेसिकली कि भारत में किस प्रकार से ट्रेड करना है, भारत में किस प्रकार से बिजनेस करना है, इसको मैनेज करने का काम कौन करता था, कुछ यूरोपियन कंपनी, है ना। चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम बेसिकली आपका है यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, यानी कि यूरोप के कुछ ऐसे एजेंसी थे, ऐसे संस्था थे जो कि भारत में कंट्रोल करते थे कि भारत में ट्रेड किस प्रकार से होगा, है ना, भारत के लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, ये सारा कुछ वो लोग कंट्रोल करने का काम करते थे। इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं।
टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी कंट्रोल अ लार्ज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री दे वेयर, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हमारे इंडिया में ट्रेड किस प्रकार से होगा, व्यापार किस प्रकार से होगा, कहाँ कहाँ पर होगा, ये सारा का सारा डिसाइड कौन करता था? यूरोप के कुछ मैनेजिंग एजेंसी, यानी कि उसका काम ही होता था कि ट्रेड कैसे होना है कैसे नहीं होना है, वही डिसाइड करना है ना। तो वो लोग डिसाइड कब तक करते रहे हमारे भारत में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, है ना। और वो मैनेजिंग एजेंसी कौन कौन था, उसका नाम क्या क्या था? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बर्ड हैगलर एंड कंपनी, एंड्रयू यूल एंड, और लास्ट है आपका जार्डिन स्किनर एंड कंपनी। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ ऐसे हमारे पास मैनेजिंग एजेंसी थे जो कहाँ से बिलोंग करते थे? यूरोप से बिलोंग करते थे, लेकिन इसका कंट्रोल कहाँ पर होता था? भारत में। कि भारत में ट्रेड कैसे होगा ये हम लोग डिसाइड करेंगे, ये काम करते थे ये लोग। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन, इनका फंक्शन क्या था भाई? इन मैनेजिंग एजेंसी का क्या फंक्शन था ये, और करता क्या था? हम लोग ये तो जान गए कि ये मैनेज करता था बेसिकली, कि ट्रेड कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये मैनेज करता था, ये जान तो गए, लेकिन और इनका क्या अलग अलग फंक्शन है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग नज़र डाल लेते हैं। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज मोबिलाइज्ड कैपिटल, मतलब कि ये लोग कैपिटल का देख रेख करते थे, मतलब ये कि थोड़ा बहुत ये लोग पैसे कौड़ी का देख रेख करते थे कि ट्रेड यदि हम लोग कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है ना। किसी को जो बड़ा बिजनेसमैन है यदि उसको पैसे का ज़रूरत है उसको पैसा भी दे दो लोन के तौर पर, है ना। इस प्रकार कहीं ना कि पैसा कौड़ी से जितना भी संबंध है सब कुछ ये लोग देखता था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का। आगे दे सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड मैनेज देम, तो इनका काम ये भी था कि जो कंपनी छोटा मोटा है उन सारे कंपनियों को आपस में जोड़ दो, जोड़ने के बाद उस कंपनी को क्या करो, आगे बढ़ाओ, है ना। इनका काम ये भी था, लेकिन आगे क्या ये अपने फ़ायदे के लिए बढ़ाएगा या फिर जिसका कंपनी है उसके फ़ायदे के लिए? अपने फ़ायदे के लिए। मतलब ये कि ये इतना बड़ा मैनेजिंग एजेंसी था, मतलब कि ये कंपनी को सजेस्ट भी करता था, आप ऐसे कीजिए तो आपका कंपनी चलेगा, ऐसे कीजिए तो आपका कंपनी चलेगा, डूबेगा नहीं, यानी कि पूरी तरीके से गाइड भी करने का काम करते थे। बहुत बार ये क्या करते थे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म कर लेते थे, यानी कि जो कंपनी छोटा मोटा है जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है वो सबको कहते थे कि आओ मेरे पास, सबको आपस में मिलाएंगे और सबका ट्रेड हम आगे लेकर जाएंगे, बदले में कुछ पैसा लेंगे। यही तो काम था मैनेजिंग एजेंसी का। आगे इंडियन फाइनेंशियर प्रोवाइडेड द कैपिटल वाइल द यूरोपियन एजेंसी मेड ऑल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजन। अब यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे ये होता था कि इंडियन फाइनेंशियर प्रोवाइड द कैपिटल, यानी कि भारत के लोग प्रोवाइड करते थे कैपिटल को। मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी नहीं चल रहा है तो वो उस कंपनी को बुलाएगा कौन, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी बुलाएगा, बोलेगा भाई देखो तुम्हारा कंपनी नहीं चल रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ, है ना, तुम्हारे कंपनी को हम आगे लेकर जाएंगे, तुमको प्रॉफिट कमा कर देंगे, लेकिन बदले में हमको कुछ दे देना, है ना। तो जब वो सारे कंपनी छोटे मोटे आपस में मिलते थे तो मिलने के बाद जो पैसे का ज़रूरत पड़ता था वो पैसा देता कौन था, भारत के लोग। भारत के लोग कौन लोग, जिसका कंपनी है ना। आम आदमी क्यों देगा भाई, उसका कोई हिस्सेदारी थोड़ी है आपकी कंपनी में। तो कंपनी जिसका होता था भारत के लोगों का, वो लोग पैसा देता था, जहाँ पर मैनेजिंग एजेंसी को ज़रूरत पड़ता था पैसे का तो वो लोग पैसा देता था, लेकिन डिसीजन लेने का काम और इन्वेस्टमेंट करने का काम, यानी कि कहाँ पे पैसा खर्च करना है, कैसा डिसीजन लेना है, ये सारा कुछ कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि मैनेजिंग एजेंसी। मतलब ये हो गया कि जिस भी कंपनी को मैनेजिंग एजेंसी अपने अंडर में लेता था कि आओ मेरे अंडर में जॉइंट स्टॉक कंपनी हम लोग बनाएंगे और सब हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन पैसे का जहाँ पर बात होगा वो पैसा कौन देगा, तुम लोग दोगे, यानी कि वो जो छोटा मोटा कंपनी है उसका जो मालिक है वो पैसा देगा, लेकिन वो उस पैसे को खर्च कहाँ पे करना है कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चले, तुमको प्रॉफिट कैसे मिले, ये सारा डिसीजन इन्वेस्टमेंट जो भी होगा हम करेंगे, लेकिन पैसा तुम्हारा होगा, दिमाग बस मेरा होगा, बस यही कहता था मैनेजिंग एजेंसी। लेकिन बदले में भैया थोड़ा सा प्रॉफिट तो हम लेंगे, ये कौन कहता था, मैनेजिंग एजेंसी कहता था। किनको, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को, है ना। चलिए तो ये आपने यहाँ पे ये भी पढ़ लिया। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग वेयर डिड दे वर्कर्स कम फ्रॉम, यानी कि वर्कर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आते थे वर्कर काम करने वाले लोग, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चलिए कोई डाउट नहीं है तो फिर थैंक यू वेरी मच।